मुंबई शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक जय कुमार का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। आज उसका बंगला, उसकी गाड़ियां, यहाँ तक कि उसके ऑफिस की बिल्डिंग भी नीलाम होने वाली थे। चारों तरफ लोग जमा थे, जैसे किसी तमाशे का मजा लेने आए हों। जय कुमार अपनी थोड़ी ऊंची किए हुए खड़ा था। उसकी चाल में अभी भी वही घमंड झलक रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि ये सब बस एक मजाक है और कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कोने में उसके बूढ़ा पिता सिर झुकाए खड़े थे। आंखों में शर्म और दुख का मिलाजुला भाव था। उनका शरीर झुका हुआ था, जैसे उन्होंने अपने जय को हमेशा ऊंचाई पर देखने का सपना देखा हो। पर आज खुद उनका ही बेटा जमीन पर गिरता दिखाई दे रहा था। जय की बेटी और बेटे भी बहुत परेशान से अपने दादा के साथ खड़े थे। नीलामी शुरू करने वाले अधिकारी आए और जैसे ही उन्होंने औपचारिक घोषणा शुरू की, जय कुमार ने उन्हें धमकाते हुए कहा, सुनो, अगर मुझे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और वक्त नहीं दिया तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, समझे? मेरे पास अभी भी ताकत है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिकारियों ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। नीलामी की प्रक्रिया जारी रही और लोग बारी बारी से बोली लगाने लगे। जय कुमार की संपत्ति की एक एक चीज पर लोग बोली लगा रहे थे। हर नई बोली के साथ जय कुमार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके घमंड में कोई कमी नहीं आई थी। उसे लगा था कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता, पर आज उसकी आवाज भी किसी के कानों में नहीं जा रही थी। जय कुमार ने आखिरी बार एक कड़वी मुस्कान के साथ सबको देखा और गुस्से से भरी आंखों से बोला, तुम सब ने मुझे आज गिराया है, पर मैं फिर से उठूंगा। याद रखना, जय कुमार को हराना आसान नहीं है। ये सब उस रणविजय अग्निहोत्री के कहने पर कर रहे हो ना? मैं उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तभी जय कुमार का वकील उसके पास आकर सिर झुका कर बोला, सर, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस और घर बचना चाहते हैं तो मिस्टर अग्निहोत्री के पैरों में गिरकर अपनी बदतमीजी की माफी मांग लीजिए। क्या पता वो आपको माफ कर दे। जय कुमार अपने वकील के कॉलर पकड़कर गुस्से में दांत बींचकर बोला, मैं भिखारी बना पसंद करूंगा, पर उस रणविजय अग्निहोत्री के सामने नहीं झुकूंगा। मुंबई शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक जय कुमार का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। आज उसका बंगला, उसकी गाड़ियां, यहाँ तक कि उसके ऑफिस की बिल्डिंग भी नीलाम होने वाली थे। चारों तरफ लोग जमा थे, जैसे किसी तमाशे का मजा लेने आए हों। जय कुमार अपनी थोड़ी ऊंची किए हुए खड़ा था। उसकी चाल में अभी भी वही घमंड झलक रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि ये सब बस एक मजाक है और कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कोने में उसके बूढ़ा पिता सिर झुकाए खड़े थे। आंखों में शर्म और दुख का मिलाजुला भाव था। उनका शरीर झुका हुआ था, जैसे उन्होंने अपने जय को हमेशा ऊंचाई पर देखने का सपना देखा हो। पर आज खुद उनका ही बेटा जमीन पर गिरता दिखाई दे रहा था। जय की बेटी और बेटे भी बहुत परेशान से अपने दादा के साथ खड़े थे। नीलामी शुरू करने वाले अधिकारी आए और जैसे ही उन्होंने औपचारिक घोषणा शुरू की, जय कुमार ने उन्हें धमकाते हुए कहा, सुनो, अगर मुझे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ा और वक्त नहीं दिया तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, समझे? मेरे पास अभी भी ताकत है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिकारियों ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। नीलामी की प्रक्रिया जारी रही और लोग बारी बारी से बोली लगाने लगे। जय कुमार की संपत्ति की एक एक चीज पर लोग बोली लगा रहे थे। हर नई बोली के साथ जय कुमार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके घमंड में कोई कमी नहीं आई थी। उसे लगा था कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता, पर आज उसकी आवाज भी किसी के कानों में नहीं जा रही थी। जय कुमार ने आखिरी बार एक कड़वी मुस्कान के साथ सबको देखा और गुस्से से भरी आंखों से बोला, तुम सब ने मुझे आज गिराया है, पर मैं फिर से उठूंगा। याद रखना, जय कुमार को हराना आसान नहीं है। ये सब उस रणविजय अग्निहोत्री के कहने पर कर रहे हो ना? मैं उस आदमी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तभी जय कुमार का वकील उसके पास आकर सिर झुका कर बोला, सर, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस और घर बचना चाहते हैं तो मिस्टर अग्निहोत्री के पैरों में गिरकर अपनी बदतमीजी की माफी मांग लीजिए। क्या पता वो आपको माफ कर दे। जय कुमार अपने वकील के कॉलर पकड़कर गुस्से में दांत बींचकर बोला, मैं भिखारी बना पसंद करूंगा, पर उस रणविजय अग्निहोत्री के सामने नहीं झुकूंगा। थोड़ी ही देर में उसकी आलीशान गाड़ियां, उसका शानदार बंगला और ऑफिस की बिल्डिंग सब उसके हाथों से निकल चुके था। एक एक करके उसकी अमीरी के सारे निशान बिक चुके थे और उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर हार का कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक जिद्दी घमंड बाकी था। वो अभी भी कसमसा रहा था, मानो ये सब बस एक बुरा सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी वहां रणविजय का दोस्त प्रतीक बड़े रौब से चलते हुए आता है। प्रतीक देखने में लंबा, गोरा, हैंडसम और स्ट्रांग था, और साथ ही रूड और गुस्सैल भी था।
तभी प्रतीक का एक बॉडीगार्ड जय कुमार के पास कर बोला, मिस्टर कुमार आपको और आपके परिवार को मेरे बॉस बुला रहे हैं। बॉडीगार्ड जय कुमार और उसकी फैमिली को प्रतीक के पास लेकर जाता है। बाकी बॉडीगार्ड वहां आए सब लोगों को वहां से बाहर कर देते हैं। अब बस वहां जय कुमार और उसका परिवार और प्रतीक और उसके बॉडीगार्ड ही मौजूद थे। जय कुमार अपने परिवार के साथ प्रतीक के पास आता है। प्रतीक जो स्टाइल से चेयर पर बैठा था, वो जय कुमार को अपने सामने वाली चेयर पर बैठने को बोलता है। जय कुमार घमंड में बोला, मैं खड़ा ही ठीक हूँ, तू अपनी बात बोलो। प्रतीक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जय कुमार प्रतीक को घूरते हुए गुस्से में दांत बींच कर बोला, तुम अपने उस दोस्त से जाकर बोल देना, मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रतीक जय कुमार की धमकी सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने कभी गली में कुत्तों को भौंकते देखा है? नहीं तो खुद को आईने में देख लेना, तुम भी इस वक्त गले के कुत्ते ही लग रहे हो। तभी वहां चटक की आवाज गूंजती है और प्रतीक की गर्दन एक तरफ झुक जाती है। जय कुमार की बेटी प्रतीक को कोरल से पकड़कर गुस्से में दांत बींच कर बोली, हाउ डेयर यू टॉक टू माई डैड लाइक दैट। प्रतीक का एक बॉडीगार्ड जय कुमार की बेटी की कनपटी रख देता है। प्रतीक बॉडीगार्ड को इशारा करके पीछे होने को बोल देता है। बॉडीगार्ड उस लड़की से दूर हो जाता। प्रतीक गुस्से से अपनी लाल आंखों से जय कुमार को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, कुमार तुम्हारी बेटी ने अच्छा नहीं किया। जय कुमार अपनी बेटी को पीछे करते हुए उससे बोला, सुहानी तुम पीछे रहो। सुहानी देखने में सुंदर और हिम्मत वाली थी। सुहाना अपने डैड से बोली, डैड आपको किसी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। प्रतीक खड़ा होकर सुहानी की जगह अचानक ही जय कुमार के गाल पर झन्नाटेदार चांट मारकर कोल्ड वॉइस में बोला, कुमार अपनी बेटी को काबू में रखा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तेरी ऐसी बदतमीजी की वजह से आज तू भिखारी बन चुका है। सुहानी गुस्से में प्रतीक को अपने डैड से दूर धकेलकर उसे बोली, तुम्हें अपनी उम्र से बड़े इंसान पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? प्रतीक जालती निगाहों से सुहानी को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, लड़की अपनी औकात में रहो वरना अच्छा नहीं होगा। सुहानी गुस्से में दांत बींचकर प्रतीक से बोली, जिस इंसान को अपनी उम्र से बड़े लोगों से और लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, वो आदमी मेरी नज़रों में एक नामर्द है। सुहानी की बात सुनकर प्रतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुहानी ने सीधे सीधे उसकी मर्दांगी पर सवाल उठा दिया था। प्रतीक सुहानी की कलाई पकड़कर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरी मर्दांगी देखने का बहुत चस्का चढ़ा है। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मर्दांगी ही दिखता है। फिर प्रतीक अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। 20-30 बॉडीगार्ड प्रतीक और सुहानी को गोल घेरे में घेर कर खड़े हो जाते हैं। उस घेरे के बाहर कुमार फैमिली खड़ी थी और बॉडीगार्ड का चेहरा भी उसकी तरफ ही था। प्रतीक और सुहानी की तरफ उनकी पीठ थी। प्रतीक सुहानी के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें मेरी मर्दांगी देखनी थी ना, तो अब दिखता हूँ। तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने ही किस करूंगा और तुम्हारा परिवार तुम्हें मुझसे बच भी नहीं पाएगा। सुहानी प्रतीक से अपनी कलाई छुड़वाते हुए बोली, तुम अपने इन छापरी तरीके से किसी और को डरना। प्रतीक सुहानी की बात इग्नोर करके सुहानी की कमर होल्ड करके उसको खुद से सट लेता है और उसके बाद प्रतीक सुहानी की गर्दन को होल्ड करके बिना एक पल गनवाए सुहानी के नर्म होठों पर अपने सख्त होंठ रखकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। प्रतीक सुहानी के होठों पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे सुहानी को दर्द हो रहा था। फिर प्रतीक अपनी टांग सुहानी के मुंह के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, पर सुहानी मुंह नहीं खोल रही थी। सुहानी लगातार प्रतीक की चेस्ट पर मुक्के मार रही थी, पर प्रतीक की मस्कूल बॉडी पर उन नाजुक हाथों के मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बहा रहे थे। जब सुहानी ने अपन माउथ ओपन नहीं किया तो प्रतीक सुहानी के कुर्ती के अंदर हाथ डालकर उसके उभर को अपनी गिरफ्ता में लेता है, जिससे सुहानी की चीख निकल जाती है और उसका माउथ ओपन हो जाता है और प्रतीक तुरंत ही अपनी टांग सुहानी के माउथ में एंटर करता है और फिर प्रतीक सुहानी को फ्रेंच किस करने लगता है। प्रतीक का किस बहुत ज्यादा डिप हो चुका था। सुहानी की बंद आंखों से बस आंसू ही बहा रहे थे। वही जब प्रतीक देखता है कि सुहानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब कहीं जाकर वो सुहानी के होठों को छोड़ता है। सुहानी प्रतीक की बाहों में झूल जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। प्रतीक टेढ़ी स्माइल करते हुए सुहानी से बोला, अगली बार मेरे सामने भी मत पड़ना। वही कुमार फैमिली को प्रतीक और सुहानी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बॉडीगार्ड काफी लंबे हटे कट्टे थे। उन्होंने काफी अच्छे से प्रतीक और सुहानी को कवर किया हुआ था। वही प्रतीक अपने बॉडीगार्ड को हटाने को कहता है। प्रतीक की परमिशन मिलते ही बॉडीगार्ड हट जाते हैं। कुमार फैमिली सुहानी को जमीन पर बैठकर रोते हुए देखती है।
सुहानी का छोटा भाई भागकर उसके पास आता है। वही प्रतीक अपने होठों पर उंगली घूमकर जय कुमार से बोला, अपनी बेटी को समझ कर रख, वरना बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जय कुमार प्रतीक की बात का मतलब समझ गया था। जय कुमार प्रतीक से कुछ बोलता उससे पहले ही एक कारों का काफिला बंगले के अंदर एंटर करता है। काफिले की चौथे नंबर की कार से रणविजय स्टाइल से उतरता है और फिर एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए जय कुमार के पास आता है। रणविजय अपने सेट उतरकर जय कुमार को ऊपर से नीचे तक अपनी सर्द निगाहों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, रणविजय अग्निहोत्री से पंग लेकर कोई इस शहर में चैन से नहीं रहा था। मैं वार्निंग सीधे पनिशमेंट देता, भिखारी बनकर कैसा फील कर रहे हो। जय कुमार का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी निखिल रणविजय की राइट साइड पर आकर खड़ा हो जाता है और जय कुमार से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कुमार जब कोई अपनी औकात भूल जाता है तो हमें उसको उसकी औकात याद दिलाना आता है। प्रतीक भी रणविजय की लेफ्ट साइड में आकर खड़ा हो जाता है और वो भी कुमार से कोल्ड वॉइस में बोला, ये तो बस अगज हैं, अंजाम तो अभी बाकी है। तीनों दोस्त एक साथ खड़े थे, तीनों हैंडसम डेविल लग रहे थे। जय कुमार का बूढ़ा पिता रणविजय के सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। रणविजय जिसकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द ही नहीं था। रणविजय जय कुमार के पिता से कोल्ड वॉइस में बोला, इफ यू वॉन्ट मी टू स्पेयर योर लाइफ देन टेल योर सन टू सिट एट माई फीट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। रणविजय की बात सुनकर जय कुमार आग बुबला हो जाता है। जय कुमार गुस्से में दांत भींचकर बोला, रणविजय तुम्हें मुझे ये दुश्मनी बड़ी मांगी पड़ेगी। तू जानता नहीं मैं क्या बल हुआ, मैं बेशक सड़क पर आ गया हुआ पर फिर भी तुझे मिटने का थम रखता हुआ। जय कुमार अपनी कमर के पीछे से गन निकलकर रणविजय को शूट कर देता है। रणविजय का बॉडीगार्ड उसके सामने आकर वो गोली अपने सीने पर खा लेता है। जय कुमार इससे पहले दूसरी गोली चलता, प्रतीक अपने बॉडीगार्ड से गन छीनकर जय कुमार पर गोलियां की बारिश कर देता है। ये सब इतनी अचानक हुआ कि को कुछ समझ ही नहीं पाया। जय कुमार जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सुहानी, उसका भाई, अपने डैड के पास बैठकर रो रहे थे। वही जय कुमार के पिता को ये सब देखकर ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक ही आ जाता है। तीनों दोस्त एटीट्यूड में वहां से निकल जाते हैं। वही तीनों दोस्त एक ही कार में थे। रणविजय और निखिल पीछे बैठे थे और प्रतीक पैसेंजर सीट पर बैठा था। तभी रणविजय का फोन रिंग करने लगता है। रणविजय फोन रिसीव करता है। फोन के दूसरी तरफ से एक औरत घबराई आवाज में बोली, बॉस, आयशा मैम को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। मेट की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। रणविजय मेट से कोल्ड वॉइस में पूछता, वेयर आर यू एट दिस मोमेंट। फोन के दूसरी तरफ से मेट बोली, बॉस, जिसवॉन में मैम का किडनैप हुआ है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ। रणविजय मेट से कोल्ड वॉइस में बोला, यू स्टे ऑन द लाइन। मेट जी सर बोलती हैं। निखिल रणविजय के डार्क एक्सप्रेस देखकर समझ जाता है कुछ तो हुआ है। निखिल रणविजय से पूछता है, यार कुछ हुआ है क्या। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई का किडनैप हो गया है। निखिल ये खबर सुनकर परेशान हो जाता है। निखिल को फोन से मेट की आवाज आ रही थी। निखिल रणविजय से फोन लेकर अपने कान पर लगकर बोला, जब आयशा का किडनैप हुआ तुम क्या कर रही थी, और रोली कहाँ है, क्या उसका भी किडनैप हो गया। मेड निखिल को बताती है, रोली उसके पास है। वही रणविजय अपने दूसरे फोन से शमशेर को मेड की लोकेशन ट्रैक करके उसके पीछे जाने को बोलता है। हेल्प मी, कोई तो मेरी मदद। एक सनसन इलाके में मौजूद एक पुरानी बंद फैक्ट्री में 50 से ज्यादा आदमी जमीन पर बैठी एक लड़की को घेर कर खड़े थे। उन सब ने वाइट कुर्ते और जीन्स पहनी हुई थी और गले में गमछा डाला हुआ था और माथे पर तिलक लगाया हुआ था और उन सब के हाथ में तलवार थी। वो सभी आदमी उस लड़की को देखकर हंस रहे थे। तभी एक आदमी उस लड़की को देखकर बोला, तूने हम सबको बहुत अपने पीछे दौड़ाया है, अब तू देख कैसे तेरे इस नर्म बदन के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देंगे। वो लड़की जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसके चेहरा रो कर लाल हो चुका था। तभी उनमें से एक आदमी का फोन बजता है। वो फोन रिसीव करता है और बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, भैया जी राम वो छोकरी मिल गई है, हम उसको कल तक आपके पास ले आएंगे। फोन के दूसरी तरफ मौजूद भैया जी उफ भैरव सिंह अपनी कड़क आवाज में बोला, इस लड़की को जल्द से जल्द हमारे इलाके में लेकर आओ, अब हमसे और सब्र नहीं है रहा। वो आदमी जी भैया जी बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर वो आदमी जमीन पर बैठकर रो रही लड़की को देखते हैं। ये लड़की और कोई नहीं आयशा ही थी। एक आदमी आयशा की बाजू पकड़कर उसको जमीन से उठाते हुए बोला, छोकरी अब तेरा क्या होगा। उस आदमी की बात पर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। वो आदमी आयशा की नाजुक कलाई पकड़कर खींचते हुए फैक्ट्री से बाहर लेकर जाने लगता है।
आयशा दर्द से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर उसकी कौन सुनने वाला था। वो आदमी आयशा को जैसे ही फैक्ट्री से बाहर लेकर पहुंचता है तो अपने सामने एक लंबे चौड़े हटे कट्टे हैंडसम आदमी को खड़ा देखता है। वो हैंडसम आदमी अपनी जालती निगाहों से उस आदमी को देख रहा था। ये और कोई नहीं रणविजय था। रणविजय उस आदमी से बोला, लेट गो ऑफ द गर्ल्स हैंड। वो आदमी रणविजय की बात सुनकर हंसते हुए बोला, ओ शहरी बाबू, अपनी इंग्लिश अपनी जेब में रखो। रणविजय उस आदमी से कोल्ड वॉइस में बोला, लड़की का हाथ छोड़। उस आदमी के बाकी साथी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो आदमी आयशा की कलाई को बुरी तरह से मोड़ रहा था। आयशा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। रणविजय अपनी कमर के पीछे से गन निकलकर सीधे उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है और वो आदमी सीधे जमीन पर गिर जाता है। आयशा छुटते ही भागते हुए रणविजय के सीने से आकर लग जाती हैं। रणविजय को आयशा के तेज धड़कनें महसूस हो रही थी। भैया जी के बाकी आदमी तलवार लेकर रणविजय की तरफ भागते हुए आते हैं। भैया जी के आदमी रणविजय और आयशा के पास आते उससे पहले रणविजय के बॉडीगार्ड रणविजय और आयशा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बंदूक की गोलियां से भैया जी के आदमियों को भूनकर रख देते हैं। रणविजय आयशा को खुद से दूर करके कोल्ड वॉइस में पूछता है, ये कौन लोग थे? आयशा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता। रणविजय आयशा को लेकर वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है। रणविजय और आयशा इस वक्त कार में थे। आयशा रणविजय की गोद में बैठकर अभी भी सिसक रही थी। वही निखिल जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ। वो पीछे की तरफ चेहरा घूमकर आयशा से बोला, आयशा डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सेव हो, अब रोना बंद कर दो। आयशा रोते हुए बोली, मैं तो उन्होंने जानती भी नहीं हूँ, फिर भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जितनी भोली बनाती है उतनी भोली तुम हो नहीं। क्या पता तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें पहले इन्हीं लोग को बचा हो और पैसा लेकर तुम लोग उन्हें धोखा देकर रफू चक्कर हो गए, जैसे अब तुम मेरे साथ कर रही हो। रणविजय की इतनी घटिया बात सुनकर आयशा अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं। निखिल रणविजय को घूरते हुए बोला, यार ये क्या घटिया बात बोल रहा है? तुम्हें ये मासूम लड़की कहाँ से धंधे वाली लग रही है? कुछ भी बोलते हो। रणविजय निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, तुम हम दोनों के बीच में बोलना छोड़ दो, वरना तुझे तेरे उस जल्लाद बाप के पास छोड़ कर आऊंगा और अपने घर में घूसन भी नहीं दूंगा। अब आगे देखो। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को देख रही थी। आयशा गहरी सांस लेकर ड्राइवर से बोली, अंकल कार रोक दो, मैं पैदल ही घर आ जाऊंगी। रणविजय आयशा का एटीट्यूड देखकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, ये अपनी अकड़ किसी और को दिखना। आयशा को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन रणविजय का गला दबाने का कर रहा था। रणविजय की कार विला में एंटर करती है। कार रुकते ही ड्राइवर सबसे पहले रणविजय के लिए डोर खोलता है और फिर बाकी सबके लिए। रणविजय आयशा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए ले जाता है। निखिल रणविजय के पीछे जाता है। रणविजय आयशा को सीधे अपने रूम में लेकर चला जाता है। निखिल भी उनके पीछे जा रहा था, पर प्रतीक उसको रोक कड़क आवाज में बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? निखिल प्रतीक से बोला, तुम दोनों लड़के बहुत पत्थर दिल हो, तुम्हें भी लड़कियों के साथ बिहेव करना नहीं आता, और रणविजय भी ऐसा ही है। आयशा को प्यार करने की जगह जब देखो डरता धमकता रहता है। अरे मैं पूछता हूँ, रणविजय इतना हैंडसम है, कोई भी लड़की उसके इशारे पर फ्री में उसके बेड पर आ जाती, तो फिर उसने 50 करोड़ रुपए देकर आयशा को क्यों खरीदा? प्रतीक निखिल के सवाल सुनकर कड़क आवाज में बोला, तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान दो, रणविजय और उस लड़की के बीच में मत आओ, वरना तुम रणविजय के गुस्से को जानते हो, और हाँ वो तुम्हारा खरगोश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निखिल अपने रूम में चला जाता है। वही रणविजय आयशा को बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे जरा भी पसंद नहीं है मेरी चीज को कोई और छुए, तो इसलिए खुद को अच्छे से साफ करो। रणविजय अपनी बात बोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। आयशा बिस्तर पर डर सहमी सी बैठी हुई थी। उसके दिमाग में उन किडनैपर के चेहरे घूम रहे होते हैं। आयशा डर के मारे अपनी मुट्ठी में ब्लैंकेट भर लेती है। आयशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था, वो कांप रही थी। उसको वो मंजर याद आ रहा था जब वो सब किडनैपर उसके सिर पर तलवार लेकर शैतान की तरह हंस रहे थे। आयशा अपनी सोच में घूम थी, तभी रणविजय बाथरूम का डोर खुलता है और रणविजय अपनी कमर पर टॉवल लैप कर रूम में आता है। वो आयशा को डर से कांपता हुआ देखकर वो उसके पास कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई। रणविजय की आवाज सुनते ही आयशा का धैर्य टूट जाता है। वो फटाफट बेड से उतरकर भागकर उसके सीने लगकर रोने लगती है। वो गुंडे, वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, पापा और भैया भी नहीं है, मैं क्या करूं?
रणविजय उसकी बात सुनते हुए उसके कान में शांत पर रौबदार आवाज में बोला, बटरफ्लाई रिलैक्स, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह डर से रणविजय के गले से चिपक जाती है, जैसे उससे दूर नहीं होना चाहती। रणविजय बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा करता है। वह आयशा के गालों से आंसू पोंछता है और उनको कपड़े रिमूव करने के लिए बोलता है, बटरफ्लाई टेक ऑफ योर क्लोथ्स। आयशा में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा के गाल को सहलाते हुए बोला, बच्चे ऐसे जिद नहीं करते, अब चुपचाप कपड़े रिमूव करो। जब आयशा खुद से अपने कपड़े रिमूव नहीं करती तो रणविजय खुद ही उसके कपड़े रिमूव कर देता है। आयशा तो शर्म के मारे लाल हो जाती है। रणविजय आयशा को देखकर बोला, बटरफ्लाई तुम नोटी थॉट अभी अपने दिमाग से निकाल दो, चलो आंखें बंद करो। आयशा आंखें बंद कर लेती है। रणविजय आयशा को प्यार से शावर जाल लगता है। आयशा तो शर्म से लाल हो रही थी। रणविजय आयशा के साथ इस वक्त बहुत जेटली बिहेव कर रहा था। आयशा को बहुत शर्म महसूस होती है, लेकिन रणविजय से डर के कारण वह कुछ नहीं कह पाती। शॉवर के बाद रणविजय उसे बाथरोब पहनाता है और रूम में लाकर उसके बाल हेयर ड्रायर से सुखाता है। फिर उसे एक प्यारा सा नाइट सूट पहनाता है और बिस्तर पर बैठा देता है। रणविजय जैसे ही खुद चेंज करने के लिए जाने लगता है, आयशा उसका हाथ पकड़ लेती है और मासूमियत से कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। रणविजय आयशा पास बैठता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रणविजय आयशा के मासूम चेहरे को देखकर शांत आवाज में बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बटरफ्लाई। आयशा रणविजय के सीने से बंदर के बच्चे जैसे चिपक जाती हैं। रणविजय उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसे सुकून देने की कोशिश करता है। रणविजय आयशा से बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं है बटरफ्लाई, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। रणविजय की बाहों में आयशा को एक सुरक्षित एहसास होता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वह शांत हो जाती हैं। इस पल में रणविजय उसे एक बच्चे की तरह संभाल रहा होता है। रणविजय का ये रूप देखकर आयशा उसके और करीब हो जाती है और रणविजय भी उसे गहरी नजरों से देखता है। आयशा कुछ देर बाद रणविजय की बाहों में ही सो जाती है। रणविजय आयशा को बेड पर लेटकर उसको ब्लैंकेट ओढ़कर उसके होठों पर बेबी किस करके चेंज रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रणविजय ब्लैक लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आता है और एक नज़र आयशा को देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर तीनों दोस्त बैठे थे और सर्वेंट उन्हें डिनर सर्व कर रहे थे। निखिल रणविजय से बोला, यार आयशा को भी डिनर के लिए बुला लो, वो सुबह से भूखी हैं। रणविजय निखिल की बात सुनकर उसको अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस बोला, बटरफ्लाई की तुम्हें इतनी फिक्र क्यों होती है, कहीं दिल फेंक आशिक का दिल मेरी औरत पर आ गया। रणविजय की बात सुनकर निखिल मुस्कुराते हुए बोला, यार रणविजय सच कहूँ तो अगर आयशा तेरी लेडी ना होती तो पक्का मैं इस बल ही खूबसूरत लड़की को तेरी भाभी बना देता, पर अब क्या हो सकता है। रणविजय निखिल की बात सुनकर एक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में बोला, यू हैव गॉट सो मच करेज दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड टॉकिंग अबाउट माई लेडी। निखिल नोटी स्माइल करते हुए बोला, यार तुम तो मुझे बचपन से जानते ही हो खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी हैं, और मेरे सामने अप्सरा सी खूबसूरत लड़की आयशा जब देखो रोती रहती हैं, तो कैसे मेरा दिल ना पिघले। प्रतीक निखिल की बातें सुनकर रणविजय से बोला, यार तुम इस नौटंकी बाज की बातें क्यों सुन रहे हो, ये तो पूरे दिन बस लड़कियों की बारे में ही बात करता रहता है। निखिल प्रतीक की बात सुनकर बोला, हाँ पूरे दिन लड़कियों की बात मैं करता रहता हूँ, और आज सुबह किसने उस जय कुमार की बेटी को सरेआम किस किया, बोलो मिस्टर प्रतीक आहूजा। प्रतीक निखिल से कंडक आवाज में बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो और डिनर करो। निखिल रणविजय और प्रतीक को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, तुम दोनों रक्षक हो, तुम्हें मासूम लड़कियों से डाल करना आता ही नहीं। लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, उन्हें प्यार से संभाल जाता है, ना कि अकड़ से। तुम दोनों का एटीट्यूड अगर ऐसा ही रहा तो तुम कवारे ही मारोगे। रणविजय निखिल की बात सुनकर प्रतीक से कोल्ड वॉइस में बोला, प्रतीक इसके उस खड़ूस बाप को फोन करो और बताओ उनके बेटे का दिल एक गोल मोटल खरगोश पर आ गया है। निखिल रणविजय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, यार तुम मुझे मेरे खड़ूस बाप की धमकी क्यों देते हो, तुम जानते हो वो कैसे हैं। प्रतीक निखिल की बात सुनकर कड़क आवाज में बोला, अब तुम अपना मुंह बंद करके डिनर करो। निखिल अपने दोनों जल्लाद दोस्तों से हार कर चुप हो जाता है। वो तीनों डिनर करने लगते हैं। तभी वहां आयशा रोली के साथ आती हैं। आयशा ने फ्लावर प्रिंट वाला नाइट सूट पहना हुआ था और का पूरा चेहरा लाल पड़ हुआ था और वो रेड फेस में बहुत की क्यूट लग रही थी। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए था तो रूम में मांग लेती बटरफ्लाई।
आयशा रोली की तरफ देखकर बोली, रोली को भूख लगी थी, पर इसको खाना मांगने में शर्म आती है, इसलिए इसने मुझे जगाया है और मुझे अपने साथ लेकर आया है। निखिल आयशा के साथ से रोली को लेकर बोला, रोली को मैं डिनर कर पाऊंगा। रणविजय आयशा को रोली के लिए डिनर मांगते देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम क्या इस खरगोश का मुंह देखकर अपना पेट भरोगी? आयशा कुछ नहीं बोलती। रणविजय आयशा को अपने पास वाली चेयर पर आकर बैठने को बोलता है। आयशा को बहुत भूख लगी थी, वो झट से बैठ जाती है। सर्वेट आयशा को भी डिनर सर्व करता है। टेस्टी खाना देखकर आयशा और रोली की आंखों में चमक आ जाती है। रणविजय की नज़र बार बार आयशा के खूबसूरत चेहरे पर जा रही थी। आयशा की प्लेट में जैसे ही खाना खत्म हुआ, वैसे ही निखिल उसकी प्लेट फिर से डिनर सर्व करता है। आयशा निखिल को प्यारी सी स्माइल देती है। रणविजय ये देखकर जालिस हो जाता है। आयशा उसको कभी ऐसी प्यारी स्माइल नहीं देती। और रणविजय प्रतीक से कोल्ड वॉइस में बोला, इस नामुने को अपने साथ लेकर जाना। निखिल समझ जाता है रणविजय उससे जालिस हैं। निखिल रणविजय से स्माइल करते हुए बोला, हाँ चला जाऊंगा। फिर निखिल और प्रतीक डिनर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और रणविजय आयशा को अब तक खाते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, इफ़ यू ईट सो मच यू विल एक्सप्लोड। आयशा खाते हुए बहुत ही क्यूट तरीके से बोली, मैं कितना भी खा लूं, मैं फटने वाली नहीं हूं, और मैं रोज इतना थोड़ी खाती हूं। जब मुझे डर ज़्यादा लगता है तो मैं ज़्यादा खाना खाती हूं। रणविजय आयशा की बात सुनकर एक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में पूछता है, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? आयशा खाते हुए बोली, उन गुंडों के डरावने चेहरे अब भी मेरी आंखों के सामने आकर डर रहे हैं। रणविजय आयशा के गाल पर हाथ रखकर कोल्ड वॉइस बोला, तुम मेरा चेहरा इमेजिन करो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। आयशा हाँ में सिर हिलाती और डिनर करने के बाद रणविजय को थैंक यू बोलती है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में पूछता है, फॉर व्हाट? आयशा अपनी तितली जैसी आंखों को झपकते हुए बोली, मेरी जान बचाने के लिए। रणविजय अचानक ही कुछ सोचकर आयशा से डीप वॉइस में बोला, मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना बनता है। मासूम आयशा रणविजय के जाल में फंसा जाती है और रणविजय को गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर बैठती है। रणविजय रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, रूम में चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मासूम आयशा रणविजय के साथ रूम में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आयशा के चाचा चाची के घर पर आज फिर एक पार्टी थी। दादी जो अपने रूम में थी, उनके कानों में शोर जा रहा था। वो अपने पर्सनल मेड से बोली, तुम्हें पता है आज ये दिन जो मुझे देखने पड़े रहे हैं सब मेरा ही किया हुआ है। मेड शोभा पूछती हैं, दादी आप कहना क्या चाहती हैं? दादी उदासी भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे दादाजी का छोटा सा बिजनेस था, मेरे अंदर इस बात का घमंड आ गया। हम अमीर हैं, मैं अपने दोनों बेटों के लिए अमीर फैमिली की लड़की लाना चाहती थी, पर मेरे बड़े बेटे ने एक गरीब लड़की को पसंद कर लिया और उससे शादी भी कर ली। बस इसी बात से नाराज होकर मैंने उस घर और जायदाद से बेदखल कर दिया और महेश के लिए बड़े घर की लड़की लेकर आई, और आज मेरा हल तुम देख ही रही हो। मेड शोभा दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी जी पुरानी बातों पर पछताने से क्या होगा, आपको आयशा के लिए खुद को ठीक रखना होगा, आपके बिना उस बच्ची का कौन है? दादी हौ में सिर हिलाती हैं। वही अगले दिन रात के वक्त रणविजय ऑफिस से जल्दी लौट आया था। वो सीधे रूम में जाता है। आयशा जो बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी, जैसे ही उसके कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, बटरफ्लाई। आयशा अपनी सोच से बाहर आती है और रणविजय को देखती है। रणविजय के हाथ में एक बहुत ही प्यार से बैग था। रणविजय आयशा को अपने इमोशनलेस लेस आंखों से देखते हुए अपने पास आने को बोलता है। आयशा अच्छे बच्चे की तरह रणविजय के पास आकर खड़ी हो जाती है। रणविजय वो बैग आयशा को देकर रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, आई वॉन्ट टू सी यू इन दिस ड्रेस। आयशा गिफ्ट पाकर खुश हो जाती है। हर लड़की की तरह उससे भी गिफ्ट्स बहुत पसंद थे। आयशा खुश होते हुए बोली, थैंक यू मुझे गिफ्ट देने के लिए। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए आयशा की चिन के नीचे एक उंगली रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई थैंक यू बाद में बोलना, पहले ड्रेस पहनकर रेडी हो जाओ। आयशा हौ में सिर हिलाती है। आयशा बैग लेकर चेंजिंग रूम में चला जाती है। कुछ देर बाद जब चेंजिंग रूम का डोर खुलता है, आयशा एक वाइट कलर की शॉर्ट फ्रॉक वाली ड्रेस पहनकर रूम में आती है। रणविजय आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता है और डेविड स्माइल करते हुए आयशा की गोरी थाई को देखने लगता है। रणविजय के दिमाग में कुछ चल रहा था जो मासूम आयशा को नहीं पता था। रणविजय आयशा के करीब आकर उसके विजिबल क्लेवीज को लस्ट भारी निगाहों से देखते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम बालकनी में जाकर पूल के पास मेरा वेट करो, मैं आता हूँ।
आयशा रणविजय की बात मानकर बालकनी में चली जाती हैं। रणविजय ने कल रात और आज सुबह आयशा की बहुत केयर की कि आयशा को रणविजय के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील होने लगा। वही रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट में से प्रोटेक्शन निकालकर अपने पिलो के नीचे रख देता है। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आज इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर रणविजय अपनी शर्ट रिमूव करके बालकनी में जाता है। आयशा पूल में पैर डालकर बैठी थी और आसमान में देख रही थी। रणविजय आयशा के पीछे खड़े होकर उसकी खुली पीठ को अपनी लास्ट भरी नजरों से देख रहा था। आज रणविजय के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। रणविजय पूल में कूदकर स्विमिंग करने लगता है। आयशा रणविजय के यूं अचानक से पूल में कूदने से शॉक्ड हो चुकी थी। रणविजय आयशा के पास आता है और आयशा के पैरों के बीच में खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, बटरफ्लाई तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आज पहली बार रणविजय आयशा से इतनी शांति के साथ बात कर रहा था। आयशा रणविजय की बात सुनकर मासूमियत के साथ बोली, आप बहुत हैंडसम हैं, पर थोड़े अजीब, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं। अगर मेरा शादी का मूड होता तो मैं जरूर आपसे शादी कर लेती। रणविजय आयशा की ब्राउन आइज में अपनी मदहोश भरी आंखों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुम्हारी शादी न करने की वजह जान सकता हूँ? आयशा अपनी तितली जैसी आंखों टमटमते हुए बोली, मुझे साइंटिस्ट बनना है और अपने भैया को ढूंढना और अपने पापा के गुनहगारों को भी ढूंढना है। जब तक मेरे ये 3 मकसद पूरे नहीं होंगे तब तक मैं शादी करने का नहीं सोच सकती। रणविजय आयशा की चिन पकड़कर कोल्ड वॉइस में पूछता है, वो गुंडे कौन थे और उन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया था? आयशा मासूमियत के साथ बोली, मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं। फिर अचानक ही आयशा की आंखें नम हो जाती हैं और वो रोंदू आवाज में बोली, आप चिंता मत करना, मैं आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगी। रणविजय आयशा की कमर होल्ड करके उसको पूल में उतर लेता है और आयशा को पूल की दीवार से सटकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मेरी आंखों में देखो। आयशा रणविजय की बात मानकर उसकी आंखों में देखने लगती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रणविजय को आयशा की आंखों में मासूमियत दिख रही थी और आयशा को रणविजय की आंखों में आग दिख रही थी। रणविजय धीरे धीरे आयशा के होठों के करीब बढ़ रहा था। दोनों के ऊपर चांद अपनी चांदनी बिखरा रही थी। रणविजय के होंठ जैसे ही आयशा के होठों को छूते हैं तो आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके धीमी आवाज में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? रणविजय आयशा का चेहरा अपनी तरफ करके डीप वॉइस में बोला, तुमने मुझे अपनी जान बचाने के बदले गिफ्ट देने का वादा किया था तो वही ले रहा हूँ। आयशा रणविजय की बात सुनकर हैरान रह जाती है। आयशा रणविजय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी मीठी सी आवाज में बोली, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। उस वक्त तो आपने नहीं बताया था। आपको किस चाहिए? रणविजय आयशा के दोनों हाथ उसकी पीठ से लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम तो बहुत भोली निकल। अब जो प्रॉमिस तुमने किया है वो तुम्हें निभाना पड़ेगा। आयशा रणविजय की बात सुनकर रोंदू सा चेहरा बनाकर बोली, आप मेरी फास्ट किस तो चुरा चुके हैं। अब मैं अपने होने वाले हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप मुझसे दूर हो जाओ। रणविजय आयशा को अपनी मदहोश निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हें वाकई लगता है तुम मेरी चुंगल से निकल पाओगी? और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं उससे पहले तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा, फिर ही तुम्हें आज़ाद करूंगा। आयशा रणविजय की बात सुनकर रोने लग जाती हैं। रणविजय आयशा को चुप होने को बोलता है पर वो चुप नहीं होते। अगले ही पल आयशा की रोने की आवाज की जगह माहौल में अमम की सेक्सी वॉइस आनी शुरू हो जाती है। रणविजय आयशा के होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसको पैशनेट किस करने लगता है। आयशा की आंखें शौक से फैल जाती हैं। वक्त के साथ किस डिप होती जा रही थी। आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। रणविजय ये देखकर भी आयशा के होठों से दूर होना नहीं चाह रहा था। आयशा की आंखें जब हल्की हल्की बंद होने लगी थी तब कहीं जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। रणविजय के देर होते ही आयशा गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं। रणविजय आयशा को पूल की दीवार से लग देता है। आयशा की पीठ रणविजय की तरफ थी। आयशा अभी अपनी सांसें भी नहीं संभाल भी नहीं पाई थी कि रणविजय आयशा की ड्रेस की जिप खोलने लगता है। आयशा रणविजय की इस हरकत से डर जाती है। आयशा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो रणविजय जानते पूछते भी उसकी बातों में कैसे आ गई। आयशा हौंफते हुए बोली, रणविजय जी आपने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है, उससे पहले आप मेरे करीब नहीं आ सकते। रणविजय आयशा की खुली पीठ पर किस और बाइट करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मुझे सब बहुत अच्छे से याद है, मैं तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। रणविजय एक बार फिर से आयशा के होठों पर किस करने लगता है। आसमान में चांद चमक रहा था और चांद की रोशनी से स्विमिंग पूल का पानी भी चमक रहा था।
वही पूल के पानी में आयशा की ड्रेस फ्लो कर रही थी। आयशा जो पूल की दीवार से सटकर खड़ी हुई थी और उसने खुद को अपने हाथों से कवर कर रखा था। वही रणविजय आयशा को यहाँ वहाँ टच कर रहा था। आयशा को रणविजय की इस हरकत से अजीब सी फीलिंग कर रही थी। उसके पूरे शरीर में एक कट सा दौड़ रहा था। आयशा को ये फीलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा है। रणविजय बेखौफ आयशा को जहाँ चाहे वहाँ चट कर रहा था। राजस्थानी की रफ्तार से भाग रही आयशा अपनी दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए रणविजय से कांपती आवाज में बोली, आप अपनी बात से नहीं। तभी आयशा की आवाज उसके मुंह में रह जाती है, अमम। रणविजय आयशा को किस करने लगता है। रणविजय ने आयशा की कमर को होल्ड करके रखा था। रणविजय आयशा को फ्रेंच किस करने की कोशिश करता है, पर आयशा अपना माउथ ओपन नहीं कर रही थी। रणविजय आयशा की इस हरकत से गुस्सा होकर उसकी कमर में जोर से चुटी काटता है और दर्द से आयशा का माउथ ओपन हो जाता है। फिर रणविजय अपनी टंग आयशा के माउथ के अंदर एंटर करता है और फिर रणविजय आयशा को फ्रेंच किस करने लगता है। आयशा खुद को रणविजय से छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर रणविजय के सामने आयशा बस के पीदी सी मासूम लड़की थी। जब रणविजय को अपने माउथ में ब्लेड का टेस्ट आता है तो रणविजय आयशा को फ्री कर देता है। आयशा रणविजय के छोड़ते ही पूल से निकलकर भागने की कोशिश करती है और रणविजय आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। आयशा सीधे जाकर रणविजय की मस्कुलर चेस्ट से टकराती है। रणविजय के हाथ फिर से आयशा की बॉडी पर फ्लो करने लगते हैं। आयशा को डर तो रणविजय से बहुत लग रहा था। उसको एक बात ये भी पता थी, उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, उस खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आयशा गुस्से में दांत भींचकर रणविजय से बोली, आपने मुझसे वादा किया था, अगर मैं 1 महीने में आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं, तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे, और इस 1 महीने आप मेरे करीब नहीं आएंगे, फिर क्यों आप मेरे करीब आते हैं। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसको स्विमिंग पूल की दीवार से सटकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम 1 महीने में क्या 1 साल में भी 100 करोड़ नहीं काम पाओगी। इस दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जहां 1 महीने की सैलरी 100 करोड़ रुपए हो। तो तुम्हें लस्ट में मेरे बेड पर ही आना है, तो आज क्यों नहीं। आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, मेरे पापा ने कहा था कभी भी बिना कोशिश करें हार नहीं माननी चाहिए, तो मैं भी बिना कोशिश करें हार नहीं मानूंगी, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। रणविजय आयशा की बात सुनकर शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और फिर रणविजय अचानक ही सीरियस होकर आयशा के गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जैसी एक लड़की थी जिसने मुझसे टकराने की कोशिश की थी, आज वो मेंटल एसाइलम में पड़ी है। तो रणविजय अग्निहोत्री से उलझाने से पहले ये जानना जरूरी है, रणविजय अग्निहोत्री एक डेविल हैं। रणविजय अपनी बात बोलकर अचानक ही पानी में चला जाता है और आयशा की लोअर बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। वही आयशा अपनी मुट्ठियों को भींचकर आहें भरने लगती है। रणविजय आयशा की एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। रणविजय आयशा के साथ हमेशा अपनी मनमानी करता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था आयशा के दिल पर इन सब हरकतों के कारण क्या बिताती हैं। रणविजय 10 मिनट बाद पानी के बाहर आता है और एक बार फिर से पानी में चला जाता है। रणविजय अपना मन भरने तक आयशा के साथ रोमांस करता रहा है। रणविजय को जब लग कि अब अगर वो आयशा से दूर नहीं हुआ तो वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा, तब कहीं दूर होता है। रणविजय आयशा से दूर होकर पूल से बाहर निकल जाता है। वही पूल में आंखें बंद करके खड़ी आयशा खुद से सवाल कर रही थी कि वो लोग जो उसकी जान लेना चाहते थे वो बुरे थे या फिर रणविजय ज्यादा बुरा है। आयशा काफी देर तक पूल में खड़ी होकर रोती रहती है। वो रूम में नहीं जा रही थी क्योंकि उसको डर था कहीं रणविजय फिर से उसके साथ कुछ गलत ना करें। आधी रात का वक्त हो रहा था। आयशा पूल से बाहर आती है और चेयर पर रखा टॉवल से खुद को कवर करके रूम में आकर देखती है रणविजय सो चुका है। आयशा चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लेती है। आयशा नाइट सूट पहनकर रूम के काउच पर आकर सो जाती है। वही रणविजय आयशा के सोते ही अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ चेहरा घूमकर उसके चेहरे को कुछ देर देखकर उनको अपनी बाहों में भरकर बोला, बटरफ्लाई एक बार के लिए मकड़ी के जाल से निकलना पॉसिबल पर मेरे जाल से निकलना इम्पॉसिबल है। रणविजय आयशा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें मैं अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा बटरफ्लाई। रणविजय आयशा के मासूम चेहरे को देखते हुए कब सो जाता है पता ही नहीं चला। वही सुबह का माहौल मातम में डूबा हुआ था। जय कुमार और उसके पिता की चिंता जल रही थी। बीच में खड़ी सुहानी अपने छोटे भाई विवेक को गले लगाए दोनों सिसकते हुए एक दूसरे के दर्द में खोए हुए थे। विवेक ने सुहानी को और कसकर पकड़ लिया जैसे उसकी सारी ताकत उसके आंसुओं में ही बह निकली हो। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी सामने आया।
उसकी आंखों में आंसुओं के बजाय जलती हुई आग थी। वो नजरों में बदले की चिंगारी लिए सीधा सुहानी और विवेक के पास आया। सुहानी ने उसे देखकर खुद को संभालते हुए कहा, अब अनाथ हो गए हम। उसकी आवाज में इतनी टूटन थी कि सुनने वाले का दिल छलनी हो जाए। उस आदमी ने हल्के से सुहानी के कंधे पर हाथ रखा और फिर विवेक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों अपने मामा के होते हुए अनाथ नहीं हो सकते। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी ठोस दृढ़ता थी जो मानो मौत का फरमान लिख रही हो। मामा, हमें डर लगता है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। विवेक की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। डरने की कोई जरूरत नहीं, मामा ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं उन तीनों दोस्तों को नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने हमारे परिवार की बर्बादी का जो मजा लिया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और रही बात उस प्रतीक आहूजा की, उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, उसकी मौत ऐसी होगी कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। सुहानी और विवेक ने मामा की आंखों में वो बदले की आग देख रहे थे। रणविजय ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनकर सीढ़ियों से नीचे आता है और सीधे डाइनिंग हॉल में जाकर डाइनिंग टेबल की अपनी चेयर पर बैठ जाता है। रणविजय के बैठते ही सर्वेट फटाफट रणविजय को ब्लैक टी सर्व करता है। रणविजय न्यूज़पेपर उठाते हुए सर्वेट से कोल्ड वॉइस में पूछता है, आयशा कहाँ है? सर्वेट सिर झुकाकर बोला, आयशा मैडम तो सुबह 7 बजे ही जॉब ढूंढने के लिए चली गई। रणविजय गहरी सांस लेकर पूछता है, बटरफ्लाई ब्रेकफास्ट करके गई है? सर्वेट ना में सिर हिलाता है। रणविजय अपने मन में बोला, इस लड़की को खुद पर बहुत घमंड पर है। कोई बात नहीं, इसका घमंड ऐसा तोड़ूंगा कि ये आईने में भी खुद का चेहरा नहीं दिखे पाएगी। रणविजय को आयशा का उसे बिना बताए जाना जर भी पसंद नहीं आया, पर फिलहाल के लिए रणविजय अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। रणविजय के दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक पक्का रहा था। रणविजय ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिर से आयशा एक दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। आयशा रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बोली, हेलो, मैं आयशा चौहान आपकी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब की वैकेंसी निकाली है, मैं उसके इंटरव्यू के लिए आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट आयशा को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। आयशा की गोद में रोली को देखकर रिसेप्शनिस्ट मुंह बनाकर बोली, मिस आप इस खरगोश को अपने साथ इंटरव्यू में नहीं ले जा सकती हो। आयशा अपनी मीठी आवाज में रिसेप्शनिस्ट से बोली, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरा रोली चुपचाप एक जगह बैठा रहेगा, किसको परेशान नहीं करेगा। रिसेप्शनिस्ट आयशा की बात सुनकर बोली, सॉरी मिस, इस खरगोश को ऑफिस से बाहर छोड़कर आए, हमारे ऑफिस में जानवर को लाना अलाउड नहीं। रोली रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर आयशा की तरफ देखकर चूं चूं करने लगता है। रोली बहुत क्यूट और गोलू मोलू खरगोश था कि उसके चू चू करके आयशा की गोद में फूदकने से रिसेप्शनिस्ट को उसको प्यार आ जाता है। वो आयशा से बोली, मिस आप अपने खरगोश को इंटरव्यू के टाइम पर मैं संभल लूंगी, आप अपने डॉक्यूमेंट प्लीज एक बार दिखा दीजिए। आयशा डॉक्यूमेंट का जिक्र सुनकर सैड वॉइस में बोली, मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। रिसेप्शनिस्ट आयशा की बात सुनकर बोली, मिस आपके डॉक्यूमेंट को बिना देखे मैं आपको इंटरव्यू के अपार्टमेंट नहीं दे सकती, तो अगर आप अपने घर डॉक्यूमेंट भूल कर आ गई हैं तो फ़ोन करके किसी से जल्दी से मांग लीजिए। आयशा रिसेप्शनिस्ट से सिर झुकाकर बोली, मेरे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। रिसेप्शनिस्ट आयशा की बात सुनकर बोली, मिस मैं इस सूरत में आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर आयशा की आंखें नम हो जाती हैं। अभी पिछली जगह भी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उसके साथ यही हुआ था। आयशा रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करती हैं वो उसको इंटरव्यू देने थे, पर रिसेप्शनिस्ट सफा मान कर देती हैं। आयशा कुछ देर अपनी वही खड़ी रहाकर उस रिसेप्शनिस्ट को देखती रहती हैं, पर रिसेप्शनिस्ट अपने काम में लग जाती हैं। रोली चू चू करके आयशा की गोद में फूदकते हुए अपनी भाषा में बोला, चू चू, आयशा तुम इनको बताओ, तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। आयशा रोली के सिर पर हाथ रखकर बोली, मुझे पता है, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, तुम्हें मुझे जॉब ना मिलने पर बहुत दुख होता है, तुम चिंता मत करो, आज सूरज ढलने से पहले मुझे जॉब मिल ही जाएगी। आयशा रोली के माथे पर किस करके वहां से जाने लगती हैं। तभी वो रिसेप्शनिस्ट आयशा को रोकते हुए बोली, मिस मेरे पास आपके लिए एक जॉब है। आयशा उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर रोक जाती हैं और खुशी से पीछे मुड़कर देखती हैं। रिसेप्शनिस्ट आयशा को अपने पास बुलाती हैं। आयशा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है। रिसेप्शनिस्ट आयशा से बोली, मेरी दोस्त एक 5 स्टार होटल में मैनेजर हैं, उसके होटल में जॉब की वैकेंसी निकाली है और वहाँ डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट आयशा को उस जगह का एड्रेस लिख कर देती हैं। आयशा रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाती हैं। आयशा लोगों से पूछते पूछते उस 5 स्टार होटल में पहुंचकर उस रिसेप्शनिस्ट की दोस्त से मिलती हैं। उस रिसेप्शनिस्ट की दोस्त जो होटल की मैनेजर थी
वो आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, मिस आयशा, बिना सर्टिफिकेट्स के तुम्हें बस हमारे होटल में वेटर की जॉब मिल सकती है और सैलरी 20,000 रुपये होगी। आयशा मैनेजर की बात सुनकर खुश हो जाती है। आयशा को इस वक्त जॉब की बहुत ज़रूरत थी। आयशा को पता था इतने पैसे में वो रणविजय का पैसा 1 महीने के अंदर नहीं चुका सकती, पर आयशा को ये उम्मीद थी शायद उसके पैसे लौटाने की नीयत को देखकर रणविजय उसको और भी वक्त दे। आयशा वेटर की जॉब करने के लिए मान जाती है। मैनेजर आयशा से बोली, ओके, तो फिर तुम्हें आज से ही ज्वाइन करना होगा। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। मैनेजर फ़ोन करके हेड वेटर लड़की को बोलती है और उसको आयशा से मिलते हुए बोली, माला, ये आयशा है, ये अभी से ही वेटर की पोस्ट पर ज्वाइन करेगी। फिर मैनेजर आयशा को हेड वेटर माला से मिलवाते हुए बोली, आयशा, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम माला से बता सकती हो। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। मैनेजर आयशा की गोद में रोली को देखकर बोली, मिस आयशा, कल से ये खरगोश तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर माला आयशा को अपने साथ रेस्ट में रूम में लेकर पहुंचती हैं और आयशा को वेटर की ड्रेस देखकर रेस्ट रूम के बाथरूम में जाकर चेंज करके आने को बोलती हैं। आयशा रोली को माला को सौंप कर चेंज करने चली जाती है। आयशा कुछ देर बाद चेंज करके आती है। आयशा की ड्रेस व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट थी जो उसकी थाई तक आ रही थी। आयशा को स्कर्ट में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वो स्कर्ट को नीचे खींचते हुए बोली, लॉन्ग स्कर्ट है क्या? माला आयशा की बात सुनकर सीरियस फेस बनाकर बोली, यही यूनिफॉर्म है और तुम अब इस स्कर्ट को खींचना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। माला आयशा को सारा काम समझती है। माला आयशा से बोली, ये खरगोश यही रहेगा। आयशा हाँ में सिर हिलाती है और रोली को समझाकर माला के साथ चली हैं। आयशा को होटल के रेस्टोरेंट में लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ सुहानी के मामा किशोर, जो कि मुंबई की एक चोल में किराए पर अकेला रहते थे। विवेक अपने मामा का घर देखकर मुंह बनता है। विवेक सुहानी से बोला, मैं इस बेकार से घर में नहीं रहूंगा, हम अपने बंगले में वापस चलते हैं। सुहानी विवेक को समझती हैं, वो बंगला अब उनका नहीं रहा, वो अब पहले की तरह अमीर नहीं रहे, वो गरीब हो चुके हैं। विवेक घर के डोर पर ही रोना शुरू कर देता है। वह आस पास की चोली वाले लोग विवेक को रोता देखकर इकट्ठा हो जाते हैं। किशोर सब पड़ोसियों को डांट कर वहां से भाग देता है। एक पड़ोसी जाते हुए किशोर को धमकी देते हुए जाते हैं कि वो उसकी शिकायत चोल के मालिक से करेंगे। किशोर उस पड़ोसी को गुस्से से बोला, हाँ हाँ कर देना, मेरी शिकायत चोल के मालिक से। बच्चों, तुम इन पागल चोल वालों की बातों पर ध्यान मत दो और घर के अदन चलो। किशोर अपने घर का डोर बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय अपने ऑफिस के अपने कैबिन में बैठकर अपने फ़ोन में आयशा की फ़ोटो देख रहा था। रणविजय की आंखों में इस वक्त बेइंतहा नफरत देख रही थी। तभी रणविजय के कैबिन का डोर कोई नॉक करता है और कोल्ड वॉइस में कॉम बोलता है। प्रतीक कैबिन में आता है और रणविजय के सामने बैठ जाता है। प्रतीक ने रणविजय के फ़ोन में आयशा की फ़ोटो देख ली थी। वो रणविजय से टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, अग्निहोत्री साहब, आयशा चौहान से प्यार हो गया है क्या, जो इतनी सिद्धांत से फ़ोन में उसकी फ़ोटो देख रहे हो? प्रतीक की बात सुनकर रणविजय अपना फ़ोन दीवार में मारकर गुस्से में दांत भींच कर बोला, आयशा चौहान से प्यार, और वो भी मैं कभी नहीं। वही निखिल, जो रणविजय के कैबिन के डोर पर खड़ा था, वो रणविजय की बात सुनकर अंदर आते हुए बोला, फिर तुम आयशा को 50 करोड़ में क्यों खरीद? क्यों तुम आयशा से शादी करना चाहते थे और क्यों तुमने उससे अपने घर में बिना शादी के रखा हुआ है? रणविजय अपनी सर्द निगाहों से अपने कैबिन के डोर पर खड़े निखिल को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बदला? निखिल रणविजय की बात सुनकर हैरानी के साथ पूछता है, कैसा बदला? रणविजय कोल्ड वॉइस में बोला, वो तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, अच्छा ठीक है, वैसे तुम दोनों मीटिंग में चलने तो वाले हो ना? रणविजय हाँ में सिर हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ से रणविजय ने जिस मेड को आयशा के ऊपर नजर रखने के लिए रखा था, वो रणविजय को फोन करके आयशा को जॉब मिल गई है बताना चाहती थी, पर रणविजय ने अपना फोन तोड़ दिया था। वही शाम का वक्त था। आयशा रेस्ट रूम में रोली से मिले आती हैं। आयशा रोली को एक चेयर पर सोते हुए देखती हैं। आयशा रोली के माथे पर किस करके प्यार से बोली, रोली उठो। रोली आयशा की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलता है। आयशा रोली के सामने सलाद के पीस और पानी रखकर बोली, मेरा रोली, मेरे साथ सुबह से भूखा है ना? रोली हाँ में सिर हिलाता है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम खा लो, मैं वापस जा रही हूँ, तुम खाकर सो जाना। रोनी हाँ में सिर हिलाता है। आयशा रोली को खाना देकर वापस चली जाती है। आयशा टेबल पर ऑर्डर सर्व करके जैसे ही किचन में आती है तो माला आयशा से बोली, आयशा तुम्हें एक वीआईपी रूम में जाकर सर्व करना है।
आयशा हौ में सिर हिलाती हैं। माला आयशा से बोली, गेस्ट जो बोले तुम्हें सब मानना होगा। आयशा हौ सिर हिलाती हैं। माला एक ट्रॉली को खाने से सच कर आयशा को लेकर निकल जाती हैं। माला आयशा को लिफ्ट से वीआईपी फ्लोर पर लेकर पहुंचती हैं। माला आयशा को एक रूम के बाहर लेकर पहुंचती हैं और आयशा की शर्ट के 3 बटन खोलकर बोली, आयशा अगर तुमने गेस्ट को खुश किया तो तुम्हारी ऊपर की कमाई भी हो सकती है, अब जाओ। माला आयशा छोड़कर चली जाती हैं। आयशा माला के जाने के बाद अपनी शर्ट के बटन बंद कर लेती हैं और रूम के डोर पर नॉक करती हैं। 5 मिनट बाद रूम का डोर खुलता है। आयशा ट्रॉली लेकर जब रूम के अंदर जाती हैं तो उस रूम में 5-6 सूट बूट पहने आदमियों को काउच पर बैठा देखती हैं। उन सब के हाथों में वाइन के गिलास थे और टेबल पर की सारी वाइन की खाली बोतल रखी थी। आयशा उन सब आदमियों को देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गई। वो बस जल्दी से उनको सर्व करके रूम से जाना चाहती थी। वही वो सब आदमी आयशा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे जैसे वो आयशा को स्कैन कर रहे हो। वो सब आदमी आयशा अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। आयशा उन सबको सिर झुकाकर गुड इवनिंग करती हैं और जल्दी जल्दी टेबल पर डिश के बाउल रखती हैं। आयशा की नर्वसनेस देखकर उनमें से एक आदमी डीप वॉइस में बोला, बेबी हमसे क्या शर्म रही हो, बी कंफर्टेबल। तभी दूसरा आदमी आयशा से बोला, बेबी मेरी सीगा आकर जालाओ। आयशा टेबल से दूर होकर सिर झुकाकर डर हुई सी आवाज में बोली, सॉरी सर मैं ये सब नहीं करती। वो आदमी अपने कोट के अंदर की जेब से नोटों की गड़ी निकलकर आयशा को ऑफर करते हुए बोला, अब तो मेरी सीगा जलाओगी। आयशा का दिमाग बोला, आयशा एक सीगा जलाने के इतने सारे पैसे मिलेंगे और इन पैसों से तुम अपनी आज़ादी खरीद सकती। वही आयशा का दिल उसको मान करता है पर आयशा का दिमाग उसको कन्विंस कर लेता है। आयशा अपनी मजबूरी के आगे अपने घुटने टेक देती हैं और टेबल से फायर बॉक्स उठाकर उस आदमी के पास जाकर उसकी सिगरेट जला देती हैं। वो आदमी छिछोरी हंसी हंसते हुए आयशा के हाथ में नोटों की घड़ी पकड़ता है। वो आदमी आयशा के साथ को गलत तरीके से टच करता है। आयशा उस आदमी से दूर हो जाती है। बाकी आदमी आयशा को देखकर हंसने लगते हैं। आयशा का मन तो रूम से भागने का कर रहा था पर माला ने उस समझकर भेजा था, जब तक गेस्ट उस जाने को ना बोले वो वही रहेगी। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों से उन सब आदमियों को देखती हैं। वो सब नव में धूत थे और आयशा को लगातार अपनी लस्ट भरी नजरों से देखे जा रहे थे। आयशा बहुत मासूम थी, उसको दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। आज तक उसके पापा ने उसको दुनिया की बुरी नजरों से प्रोटेक्टिव करके रखा था पर अब कोई नहीं था उसको प्रोटेक्टिव करने वाला। उन आदमियों से एक आदमी आयशा को 2 नोटी गद्दी दिखकर बोला, मुझे ड्रिंक सर्व करो और ये पैसे ले जाओ। आयशा को जर भी एहसास नहीं था आखिर उन आदमियों की इंटेंशन क्या थी। आयशा बस अपनी आज़ादी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए उस आदमी को भी ड्रिंक सर्व कर देती हैं। वही उन आदमियों में से एक आयशा को अपने पास बुलाता है। आयशा उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो आदमी आयशा की थाई पर अपना हाथ घूमते हुए सेक्सुअल वॉइस में पूछता है, बेबी 1 घंटे का कितना चार्ज करती हो। आयशा उस आदमी की बात सुनकर कुछ कदम पीछे होकर कांपती आवाज में बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं। तीसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए बोला, जानेमान ऐसा क्या शर्म रही हो, अपना सेक्सी फेन का चार्ज बताओ। चौथा आदमी काउच से खड़ा होकर आयशा के पास आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, बेबी इतनी भोली क्या बन रही हो, हमें सब पता है तुम जैसे लड़कियां रोज कैसे पैसे कमाती है। आयशा को उस आदमी की बात कुछ समझ नहीं आती। वो उस आदमी से दूर होकर धीमी आवाज में बोली, सर प्लीज मुझे दूर रहा कर बात मत कीजिए। वो आदमी आयशा की बात सुनकर उसकी कलाई पकड़कर कड़क आवाज में बोला, जानेमन मुझे सब पता है, तुम ज्यादा पैसों के लिए ये इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें 1 घंटे का 1 लाख दूंगा। आयशा उस आदमी की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी आयशा को अपनी बाहों में भर लेता है और आयशा के होठों के करीब आने लगता है। आयशा उस आदमी को खुद से दूर करने लगती हैं। आयशा की हरकत को देखकर उनमें से एक आदमी ड्रिंक करते हुए बोला, शायद नई लड़की है तभी इससे हमारे बारे में और हमारी नीड के बारे में नहीं पता। वो सब आदमी आयशा पर हंसने लगते हैं। अब आयशा को कुछ समझ आ रहा था पर अब देर हो चुकी थी, वो फंस चुकी थी। वो आदमी आयशा को एक दूसरे आदमी के ऊपर धकेल देता है। वो दूसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए आयशा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके पास बैठ आदमी आयशा को जबरदस्ती वाइन पीने लगता है। आयशा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उन आदमियों की ताकत के सामने आयशा कुछ नहीं कर पा रही थी।
आयशा अपनी गर्दन इधर उधर कर रही थी। वो आदमी आयशा को तड़पते देखकर हंस रहे थे। आयशा चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही थी, पर वो रूम साउंड प्रूफ था। आयशा की मदद की पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो सब आदमी बार से आयशा को जबरदस्ती वाइन पीकर नशे में फूल दूध कर देते हैं। उनमें से एक आदमी आयशा की शर्ट के बटन खोलने लगता है। आयशा उसके हाथ में काट लेती है, तो वो आदमी गुस्से में आयशा के बाल अपनी मुट्ठी में भर कर बोला, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत की मुझे हॉट करके। अब तू देख, तेरे साथ हम मज़े भी करेंगे और तुझे एक पैसा भी नहीं देखें। आयशा रोने लगती हैं और खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट करती हैं, पर वो आदमी आयशा को जबरदस्ती और वाइन पीने लगता है। वाइन से आयशा की शर्ट पूरी आगे से गिली हो गई थी। उनमें से एक आदमी अपने होठों पर जीभ घूम कर बोला, आज तक बहुत खूबसूरत लड़की देखी, पर इस जैसी बल्कि खूबसूरत लड़की नहीं देखी, बस अब और इंतजार नहीं हो रहा। दूसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए बोला, सब एक साथ इसके ऊपर टूटते हैं। वो सब आदमी हंसने लगते हैं। आयशा के ऊपर नशा हावी हो चुका था। उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था, पर फिर भी आयशा बड़ी ही मुश्किल से उन आदमियों से छुटकर डोर की तरफ लड़खड़ाते कदमों के साथ बढ़ती हैं और डोर खोलने में कामयाब भी हो जाती हैं। पर वो सब आदमी फटाफट आयशा को पकड़कर रूम में ले आते हैं। एक आदमी आयशा को गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है। आयशा बेड पर गिरते ही चीख पड़ती हैं। वो छह आदमी अपनी शर्ट रिमूव करते हुए आयशा को भी अपनी लस्ट भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें से एक आदमी आयशा का पैर पकड़कर बोला, आज इस अप्सरा के साथ फेन करके बहुत मजा आने वाला है। दूसरा आदमी भी आयशा का दूसरा पैर पकड़कर छिछोरी हंसी हंसते हुए बोला, आज तो जन्नत के दर्शन होने वाले हैं। बाकी 2 आदमी आयशा के हाथ पकड़ लेते हैं। आयशा को सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो नशे में डूबी हुई बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उसे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक आदमी जो उसके पास खड़ा था, आयशा के पैरों की खूबसूरती में खोया हुआ था। वो आयशा के पैरों को पकड़कर धीरे धीरे किस करने लगा। उसने हल्की हल्की बाइट्स भी कर रहा था, जैसे वो आयशा को खा जाना चाहता हो। आयशा ने नशे की हालत में उसकी हरकतों को महसूस किया और उस आदमी के चेहरे पर एक झटके में लात मार दी। वो आदमी लड़खड़ा गया और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलकने लगी। उसने दांत भींचकर कहा, लड़की तू रुक। दूसरा आदमी बोला, इस अभी और वाइन पिलानी पड़ेगी। आयशा की नज़रें तीसरे आदमी के हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल पर टिक गईं। आयशा ने हल्के से कहा, छोड़ दो मुझे। वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे इतना क्यों डर रही हो, बस एक बोतल से क्या हो जाएगा, चलो मेरी खातिर पी लो बेबी। आयशा ने विरोध किया, नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी, मुझे जाने दो। वो सब आदमी आयशा को नशे में स्ट्रगल करते देखकर छिछोरी हंसी हंस रहे थे। वो आदमी उसकी बात को अनसुना करते हुए जबरदस्ती आयशा के होठों से वाइन की बोतल लगाकर उसको वाइन पीने लगता है। वाइन आयशा चेहरे पर छलक रही थी। वो आदमी आयशा को वाइन पिलकर उसका चेहरे से वाइन को पोंछते हुए उसकी ओर लस्ट भरी नजरों से देखता है। बेबी तुम अब तक कहाँ छुपी थी, आज की तुम्हारे साथ सोच कर ही मजा आ गया। वो सब आदमी आयशा को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो सोच रहे हो उनको आयशा के साथ क्या क्या करना है। आयशा नशे में चूर होकर बेड पर पड़ी थी। वो 6 के 6 आदमी आयशा को मछली की तरह तड़पते देख रहे थे। एक आदमी आयशा की हथेली पर किस करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, दोस्तों खूबसूरत लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर इस जैसी बल्कि खूबसूरत नहीं। इसका गोरा नरम बदन तो देखो, आज तो बहुत मजा जाने वाला है। दूसरी आदमी आयशा के थाई को सहलाते हुए गहरी सांस लेकर बोला, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा मन इसको बिना क्लोथ्स के देखना कर रहा है। वो सब आदमी हंसने लगते हैं। उनमें से एक आदमी आयशा की शर्ट के बटन खोलने लगता है और दूसरा आयशा की शर्ट का बटन खोल ही रहा था, तभी जोर से रूम का डोर खोलता है और उस रूम का टेम्परेचर अचानक ही कम हो जाता है। वो सब आदमी अपनी गर्दन घुमाकर डोर की तरफ देखते हैं। उनमें से एक आदमी अपने सामने खड़े आदमी के एक्सप्रेशन लेस फेस को देखकर धीमी आवाज में बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आया, हम तो मीटिंग के लिए आपका ही वेट कर रहे थे। इस वक्त रणविजय का ऑरा खतरनाक हो गया था। उसकी माथे की नसें तन गई थी। रणविजय इस वक्त अपनी सर्द निगाहों से बेड पर बेदहश सी पड़ी आयशा को देख रहा था। रणविजय उन सब आदमियों से कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की से 10 कदम दूर खड़े हो जाओ। उनमें से एक आदमी स्माइल करते हुए रणविजय से बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आप पहले इस लड़की के साथ सेक्सी फन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपको इस लड़की के साथ सेक्सी फन करते हुए देख लेंगे। दूसरा आदमी क्रीपी स्माइल करते हुए रणविजय से बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आप इसके साथ सेक्सी फन कर लीजिए,
हम सब आपके बाद इसके साथ फन कर लेंगे। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। रणविजय तेज आवाज में बोला, लड़की से दूर हो जाओ। उनमें से एक आदमी रणविजय की बात इग्नोर करके आयशा के होठों की करीब बढ़ने लगता है। तभी उस रूम में बुलेट चलने की आवाज सुनाई देती है। वो बाकी अपनी आयशा की तरफ देखते हैं तो जो आदमी आयशा को किस करने वाला था उसकी लाश आयशा के बगल में पड़ी देखते हैं। रणविजय ने सीधे उसके माथे के बीच बीच बुलेट मारी थी। वो बाकी आदमी रणविजय की इस हरकत देखकर ऑफेंड हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी गुस्से में दांत भींचकर रणविजय से बोला, जो जीतेगा वही लड़की लेकर जाएगा। रणविजय अपनी गुस्से से लाल आंखें देखकर बोला, मंजूर है। वो सब आदमी रणविजय की तरफ भागते हुए आते हैं और एक साथ रणविजय पर टूट पड़ते हैं। रणविजय एक आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, दूसरे के पेट में किक मारता है। इस तरह से रणविजय उन पांचों आदमियों को धूल चटा देता है। वो पांचों आदमी फर्श से खड़े होकर रणविजय के करीब भागते हुए आते हैं। रणविजय और उन आदमियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रणविजय अकेला ही उन पांचों आदमियों को इतना पीटता है कि उन पांचों की मारे जैसी हालत हो जाती है। वो सब खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। रणविजय उनमें से एक आदमी के चेहरे पर जूता रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने रणविजय अग्निहोत्री की लेडी पर हाथ डालकर अपनी जिंदगी की ऐसी गलती कर दी है जो अब सुधार नहीं सकती। वो सब आदमी रणविजय से माफी मांगने लगते हैं। रणविजय शमशेर को इशारा करता है और शमशेर बाकी बॉडीगार्ड के साथ मिलकर उन आदमियों को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। फिर रणविजय आयशा के पास आता है। रणविजय आयशा की हालत देखता है। आयशा के बाल बिखरे हुए थे, रोने की वजह से काजल फैल गया था और वाइन पीने की वजह से लिपस्टिक भी फैल चुकी थी और शर्ट की दोनों बाजू फटी हुई थी और शर्ट और शार्ट का बटन भी खेला हुआ था। आयशा की हालत देखकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। रणविजय अपना कोट उतारकर आयशा को पहनता है और फिर आयशा को अपनी गोद में उठाकर उस रूम से निकल जाता है। वही डोर पर खड़ा निखिल प्रतीक से बोला, अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अब यहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, मुझे भी दिख रहा है। प्रतीक भी वहां से निकल जाता है। वही निखिल एक बॉडीगार्ड से बोला, रोली को ढूंढकर रणविजय के विला लेकर आ जाना। बॉडीगार्ड जी सर बोलकर चला जाता है। वही रणविजय की कार में ड्राइवर फटाफट पार्टीशन ऑन कर देता है। रणविजय अपनी सर्द निगाहों से आयशा को घूर रहा था। वही नशे में धूत आयशा अपनी तितली जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए रणविजय को देखने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। आयशा इतने ज्यादा नशे में दी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस रणविजय को देखे जा रही थी। दो दिल दो दिल दो दिल दो दिल। वही कुछ देर बाद एक कमरे में घुप अंधेरा था। केवल एक तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था जो सीधे रणविजय के चेहरे पर पड़ रहा था। रणविजय एक भारी लकड़ी की चेयर पर बैठा था, जैसे वह किसी राजा की गद्दी पर बैठा हो। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में नफरत और क्रूरता की चमक थी। उसके सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठे वो सब आदमी कांप रहे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं और वे बुरी तरह डर हुए थे। उनमें से एक ने रणविजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में मिन्नतें थीं, माफ कर दीजिए, हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। रणविजय ने अपना एक हाथ चेयर के हैंडल पर रखा और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर हल्के से फेरते हुए गहरी सांस ली। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए खतरनाक तरीके से बोला, गलती? तुम सब ने मेरी बटरफ्लाई को छूने की गलती की है और अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? दूसरा आदमी पूरी तरह से रणविजय के पैरों पर गिर पड़ा। हमसे भूल हो गई, हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, बस एक मौका दे दो। रणविजय ने अपने पैरों के पास पड़े आदमी को देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अचानक एक जोरदार किक मारी जिससे वह आदमी दर्द से चीख उठा और कुछ दूर जाकर गिरा। मौका! रणविजय की आवाज गरज उठी, जैसे वह खुद काल बनकर सामने खड़ा हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तुमने आयशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो? रणविजय ने अपनी आंखों में जलते गुस्से के साथ उन सब आदमियों पर नजरें दौड़ाईं। वो सब आदमी फर्श पर पड़े हुए डर से कांप रहे थे, जैसे उनकी रूह उनकी जान से पहले निकलने वाली हो। रणविजय ने धीरे से उठकर एक लंबा कदम लिया और उनकी तरफ झुकते हुए बोला, अब मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुम अगले जन्म में भी नहीं भूल पाओगे। रणविजय ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला। उसकी धार चमक रही थी और उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान थी। फर्श पर बैठे आदमी की चीखें कमरे में गूंज उठीं और रणविजय का चेहरा खून की लालिमा से भर उठा। उस जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। केवल रणविजय के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी जिसने उसके शिकार को पूरी तरह से पस्त कर दिया था।
पीछे खड़े प्रतीक और निखिल ये मंजूर बड़े ध्यान से देख रहे थे। रणविजय चाकू जमीन पर फेंक कर शमशेर से बोला, क्लीन अप द ट्रैश। शमशेर हाँ में सिर हिलाता है। एक बॉडीगार्ड रणविजय के पास आकर उसको टावल और पानी देता है। रणविजय अपना चेहरा धोकर टावल से सफा कर लेता है और उस खंडहर से बाहर निकल जाता है। रणविजय जब अपनी कार में बैठता है तो आयशा को एक मासूम बच्चे की तरह सोते हुए देखता है। रणविजय के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। रणविजय ड्राइवर को विला चलने का ऑर्डर देता है। वो लोग निकल जाते हैं। वही कुछ देर बाद कार रणविजय के विला के अंदर एंटर करती है। ड्राइवर रणविजय के लिए डोर खोलता है और रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर चला जाता है। रणविजय इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। रणविजय आयशा को अपने रूम में लेकर पहुंचता है और सीधे बाथरूम में ले जाकर आयशा को बाथटब में पटक देता है। बाथटब में गिरते ही आयशा की नींद टूट जाती है और उसकी चीख निकल जाती है और उसके बाद आयशा रोने लगती है। आयशा रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, पापा वापस आ जाओ, मैं अब भी शरारत नहीं करूंगी, हमेशा आपकी सारी बात मानूंगी। आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद सब मुझे बुली करते हैं, पापा वापस आ जाओ। आयशा नशे में अपने पापा को याद करके रो रही थी। रणविजय आयशा से इरिटेट हो रहा था। वो आयशा को बाथटब में छोड़कर रूम में आता है और अपना फोन उठाकर शमशेर को फोन लगाकर कोल्ड वॉइस में बोला, शमशेर पता लगाओ आयशा उस होटल में कैसे पहुंची। शमशेर जी बॉस बोलता है। रणविजय फिर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। रणविजय बड़ा पत्थर दिल आदमी था। उसे आयशा पर जरा भी तरस नहीं आया। वो आयशा को अकेला छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। वही आयशा बाथटब में लेट हुई थी और बाथटब ऑटोमेटिक था तो उसके अंदर अपने आप पानी भर गया था। आयशा अब भी रो रही थी। वो रोते हुए आगे बोली, पापा चाचा चाची मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और बहुत मारते हैं और बहुत बहुत दिन तक भूखा रखते हैं। वही दूसरी तरफ रणविजय अपने स्टडी रूम में बैठा था और कोल्ड वॉइस में किसी को फोन कर इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मैं तुम्हें 5 आदमियों के नाम मैसेज कर रहा हूँ। कल सुबह तक वो पांचों सड़क पर आ जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मारने के लिए तैयार रहना। फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी घबराई आवाज में बोला, बॉस आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। फिर रणविजय फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और गुस्से में दांत बींचकर खुद से बोला, जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसे हुआ तो फिर इस पूरी दुनिया में कोई तुम्हें मुझसे नहीं बच पाएगा। आयशा चौहान। रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकलकर स्मोकिंग करने लगता है। 2 घंटे बाद रणविजय वापस रूम में जाता है तो रूम के अंदर का नज़ारा देखकर रणविजय का गला सूखने लगता है। आयशा व्हाइट कलर टावल लैप्ट कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को मिरर में देखकर बेनी फेस बना रही थी। रणविजय आयशा को देखकर अपने आप से कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की को मर्दों को सिड्यूस करना बड़ा खूब आता है। आयशा जो फेनी फेस बना रही थी वो मिरर में से रणविजय को देखती हैं और खुश हो रणविजय की तरफ घूमकर नशे में बोली, शैतान कुमार अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना ये टावल बार बार गिर रहा है। रणविजय आयशा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। आयशा के गोरे पैर, कंधे और कालीविज विजिबल हो रहे थे। आयशा अपने टावल को नॉट गंध से पकड़ कर खड़ी थी। रणविजय आयशा के करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, पनिशमेंट से बचने के लिए मुझे सिड्यूस कर रही हो। आयशा अचानक ही रणविजय के गाल पर किस करके नशे में स्माइल करते हुए बोली, मैंने तुम्हें किसी दे दी है, अब तो मेरे टावल की नॉट बंद दो मिस्टर शैतान कुमार। रणविजय को टक देख रहा था। आयशा को जरा भी होश नहीं था। वो नशे में आग से खेल रही हैं। आयशा रणविजय की चिन पर किस करके नशे में बोली, मास्टर मेरी टावल की नॉट ठीक से बंद दो ना। आयशा का चेहरा नशे की वजह से पूरा का पूरा रेड हो रखा था और आयशा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रणविजय आयशा के कान के करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। आयशा रणविजय से थोड़ा दूर होकर मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे कान में ऐसे मत बोलो, मुझे गुदगुदी हो रही है। आयशा की बात सुनकर रणविजय की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस एंड आंसर माई क्वेश्चंस। आयशा रणविजय की कोल्ड बिहेव देखकर मुंह फूल कर बोली, मास्टर आप बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। रणविजय एरोगेंट एटीट्यूड में बोला, रणविजय अग्निहोत्री की डांट खाने के लिए भी लोग मारते हैं, तुम्हें तो अपने आप को खुश नसीब मानना चाहिए कि तुम्हें रोज मेरी डांट खाने को मिलती है। आयशा अपना खींचता टावल ठीक करके बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली,
रोली सही कहता है, आप मास्टर हो, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, मुझे आपसे अपने टावल की नॉट नहीं बंधवानी, मैं निखिल जी के पास जाकर उनसे बंधवा लेती हूँ। फिर आयशा वहां से जाने लगती हैं, तो उसको रूम का टेम्परेचर काम होता हुआ महसूस होता है। आयशा पीछे मुड़कर रणविजय को देखती हैं, तो रणविजय को गुस्से में खड़ा पाती हैं। आयशा रणविजय को जीभ चिढ़ाकर जाने लगती हैं, तो उसके कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, खबरदार अगर एक और कदम आगे बढ़ाया। आयशा रणविजय की बात सुनकर अपनी जगह रुक जाती हैं। रणविजय आयशा के करीब आकर गुस्से में उसके बाल को अपनी मुट्ठी में भरकर कोल्ड वॉइस में बोला, होटल में उन आदमियों को भी ऐसे ही सिड्यूस किया था। आयशा रणविजय के इस एक्शन से रोने लगती हैं और रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। रणविजय को जरा भी आयशा के ऊपर तरह नहीं आया, वो तो उल्टा आयशा के बालों को और कसकर गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, आयशा चौहान बातों को बदलो मत, बताओ तुमने उस होटल के रूम में क्या कर रही थी? आयशा रणविजय की बात सुनकर रोते हुए नशे बोली, मैं पैसे कमाने गई थी। रणविजय आयशा की बात का गलत मतलब निकाला लेता है। अचानक ही रणविजय के आस पास की चीज अंधेरे में चली जाती है। रणविजय की गुस्से से लाल आंखें अगल ही चमक रही थी। रणविजय आयशा गुस्से में दांत बींच कर बोला, तुम्हें तो मैं कल सुबह तुम्हारे होश में आने के बाद बताता हूँ। फिर रणविजय आयशा के होठों पर अपने होंठ रख बाइट करने लगता है। आयशा अपने एक हाथ से रणविजय को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय की पकड़ से वो छूट नहीं पा रही थी। रणविजय आयशा के होठों पर लगातार बाइट करके अपना गुस्सा उतारा रहा था। रणविजय ये सोचकर गुस्सा हो रहा था कि आयशा उसके साथ फिजिकल होने से मान करके पैसे कमाने के लिए दूसरे आदमियों के साथ फिजिकल होने के लिए रेडी हो गई। वो तो लकी पाए चंद रणविजय वहां पहुंच गया, वरना ये लड़की तो उन 6 आदमियों के साथ ना जाने क्या क्या करती, या फिर उसके आने से पहले इसने उन आदमियों के साथ कुछ किया भी हो। रणविजय आयशा के होठों पर तब तक बाइट करता रहा जब तक उसके मुंह में ब्लड का टेस्ट नहीं आ गया। रणविजय आयशा से दूर होता है। आयशा गहरी गहरी सांसें लेते हुए रणविजय को देखने लगती हैं। आयशा अपनी सांसें संभालकर अपने एक हाथ से रणविजय की चेस्ट पर मुंह मारते हुए बोली, यू मॉन्स्टर, तुम बहुत गंदे हो, मेरी हेल्प करने की जगह मुझे हट कर रहे हो। तुम मेरे पापा को आने दे, वो तुम्हें, चाचा चाची और सिद्धि दीदी को सबक सिखाएंगे। तुम सब मुझे हट करते हो ना, तुम सब मुझसे बहुत काम करवाते हो, डांटते हो, मारते हो और खाना भी नहीं देते हो। मुझे सुबह से कितनी भूखा लगी है, पर मुझे खाना देने की जगह मुझे हट कर रहे हो। रणविजय गुस्से में आयशा के गाल दाबे हुए कोल्ड वॉइस में बोला, ये मासूम होने का नाटक तुम किसी और के सामने करना। जो तुम्हारे साथ होता है तुम उसी लायक हो, तुम किसके प्यार के लायक नहीं हो। आयशा, जिसको दर्द हो रहा था, वो अपने एक हाथ के नाखून रणविजय के कंधे में गड़ देती हैं, पर रणविजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस आयशा को वापस ही पकड़कर गुस्से से घूर रहा था। आयशा की आंखों से आंसू लगातार बहा रहे थे। तभी रणविजय की नज़र आयशा के विजिबल हो रहे क्लेवीज पर जाती है। रणविजय गुस्से में दांत बींचकर आयशा से बोला, तुम्हें मर्द को सिड्यूस करके उनके साथ सेक्सी फन करने का बहुत शौक है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। फिर रणविजय अपने एक हाथ से आयशा का टावल खींचने लगता है। आयशा अपने दोनों हाथों से अपने टावल को कसकर पकड़कर खड़ी थी। रणविजय आयशा के टावल को खींच ही रहा था कि तभी कोई रूम के डोर पर नॉक करता है। पर रणविजय तो इस वक्त गुस्से में अंधा हो गया था। वो बस आयशा को पनिश करना चाहता था। रूम के डोर पर कोई लगातार नॉक किए जा रहा था। रणविजय डोर नॉक करने की आवाज से अपने संज में आता है और गुस्से में आयशा को बेड पर धकेल देता है। आयशा गला फड़ कर रोने लगती है। रणविजय जाकर डोर खोलता है। वही डोर पर खड़ी मेड सिर झुका कर बोली, बॉस निखिल सर आपसे मिलना चाहते हैं, वो लिविंग हॉल में आपका वेट कर रहे हैं। रणविजय मेड को जाने को बोलता है। मेड वहां से चली जाती है। वही रणविजय वापस आयशा के पास आकर गुस्से में दांत बींच कर बोला, तुम्हें तो मैं सुबह होश में आने के बाद बताऊंगा। फिर रणविजय रूम को लॉक करके आयशा को रूम के अंदर ही रोते हुए छोड़कर चला जाता है। रणविजय लिविंग हॉल में आता है। निखिल और प्रतीक काउच पर पहले से ही बैठ हुए हैं और टेबल पर वाइन का की बोलते रखी हुई थी। रणविजय आकर अपने किंग काउच पर बैठ जाता है। रणविजय को गुस्से में देखकर प्रतीक शांत आवाज में बोला, रणविजय, तुम उस फालतू लड़की की वजह से अपना मूड खबर मत करो। फिर निखिल 3 गिलासों में वाइन करता है और पहले रणविजय को वाइन का गिलास देता है और फिर प्रतीक को देता है। तीनों दोस्त बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड रोली को लेकर आता है और सिर झुकाकर निखिल से बोला, सर ये लीजिए। निखिल बॉडीगार्ड से रोली को ले लेता है।
वो बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। प्रतीक निखिल को घूरते हुए बोला, तुम्हें आजकल लड़कियों से ज्यादा ये खरगोश कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगाने लगा। निखिल रोली के माथे पर किस करके बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह बहुत क्यूट है, बस इसलिए इस पर प्यार आता है। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, इस अपने बाप की बहू मत बना देना, वरना तेरा बाप ऊपर पहुंच जाएगा। रणविजय के सीरियस मजाक पर निखिल और प्रतीक हंसने लगते हैं। तभी वहां शमशेर आता है और सिर झुकाकर रणविजय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रणविजय शमशेर को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, क्या पता चला? शमशेर कड़क आवाज में सिर झुकाकर बोला, बॉस आयशा मैम एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। और फिर शमशेर रणविजय को सब बता देता है, कैसे आयशा उस होटल में जॉब करने पहुंची। रणविजय शमशेर की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, कल सुबह के न्यूज़पेपर में रिसेप्शनिस्ट उसकी दोस्त जो उस होटल की मैनेजर हैं, और वो हेड वेटर, तीनों के सुसाइड की खबर फ्रंट पेज पर ही चाहिए। शमशेर जी बॉस बोलकर चला जाता है। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार इतना खून खराबा करना ठीक होगा। रणविजय खतरनाक आवाज में बोला, रणविजय अग्निहोत्री की लेडी पर गंदी नजर डालने वालों का खून बहाने बहुत जरूरी है, ताकि अगली बार कोई ऐसी हिम्मत न कर पाए। तीनों दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। रोली उन तीनों को कब से देख रहा था। वो सब जब डिनर करने जाते हैं तो रोली चू चू करके आयशा को भी बुलाने के लिए बोलता है। निखिल रोली की चू चू सुनकर स्माइल करते हुए बोला, तुम बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड के छोटे भाई की तरह बक बक करते रहते हो। वो भी जब भी अपनी बहन के साथ आता है तो सिर में अपनी बक बक से दिमाग खराब कर देता है। वो तीनों डिनर कर लेते हैं। निखिल रोली को भी डिनर करवा देता है। एक मेड सिर झुकाकर रणविजय से बोली, बॉस आयशा मैम को रूम में डिनर देकर आ जाऊं। रणविजय मेड से बोला, मैं खुद आयशा के लिए डिनर लेकर चला जाऊंगा। रणविजय नहीं चाहता था कोई आयशा को नशे की हालत में देखे। रणविजय आयशा के लिए डिनर लेकर रूम में आ जाता है। रणविजय जब रूम में आया तो आयशा को अपनी टी शर्ट पहनकर पेट के बल सोते हुए देखता है। निखिल और प्रतीक डिनर के बाद भी ड्रिंक कर रहे थे। निखिल प्रतीक से बोला, यार मेरा मन हो रहा है कि मैं देखूं रणविजय कैसे आयशा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। प्रतीक अपने वाइन के गिलास को घूमते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या रणविजय को जानते नहीं हो? वो कितना स्टोन हार्टेड इंसान है, एक बार के लिए पत्थर भी नरम पड़ सकता है, पर रणविजय नहीं। निखिल प्रतीक से बोला, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे रणविजय को आयशा को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देखना है। प्रतीक निखिल से कड़क आवाज में बोला, रणविजय को लेकर तू आजकल कुछ ही फैंटेसीज देखने लगा है। निखिल नहीं मानता और प्रतीक को लेकर रणविजय के रूम के बाहर पहुंच जाता है। रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। निखिल झांककर रूम में देखता है तो रणविजय को काउच पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करते देखता है और आयशा को फर्श पर बैठकर डिनर करते हुए देखता है। आयशा नशे में का काम रही थी और गिरा ज्यादा रही थी। निखिल ये सब देखकर प्रतीक से बोला, यार तू यहीं था ये साल। रणविजय उस मोरनी से लड़की के साथ जरा भी प्यार से पेश नहीं आ रहा, तू अंदर झांका कर देख। प्रतीक पहले तो मान करता है, फिर निखिल के फोर्स करने पर रणविजय के रूम के अंदर झांका कर देखता है तो वो भी वही नजर देखता है जो निखिल ने देखा था। फिर प्रतीक निखिल को वहां से खींचते हुए ले जाता है। वही रणविजय के रूम में आयशा खाना खाने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, पर वो इतने नशे में थी कि उसका हाथ सेक कर रहा था, जिसकी वजह से खाना नीचे गिर रहा था। आयशा इरिटेट होकर फर्श से उठाती है और क्यूट सा फेस बनाकर लड़खड़ाते हुए रणविजय के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और रणविजय के गाल पर हाथ रखकर रौंदू आवाज में बोली, मास्टर देखो ना, खाना मेरे से दूर भाग रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है, आप खाने को डांटो ना, वो भागे नहीं। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मुझे फिर सिड्यूस कर रही हो? आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, सिड्यूस ये क्या होता है? ये किसी मिठाई का नाम है, मुझे भी ये मिठाई खानी है। फिर आयशा रणविजय की गोद में उछलने लगती है। आयशा की इस हरकत से रणविजय की अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय गहरी सांस लेकर आयशा को अपनी बाहों में भरकर डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई आग से मत खेलो वरना पछताना पड़ेगा। आयशा तो नशे में थी, उसके दिमाग में कुछ आता वो तो वैसे ही रणविजय की गोद में कूदते हुए बोली, मास्टर मुझे मीठा खाना है। रणविजय आयशा की बात सुनकर गुस्से में दांत बींच कर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर रणविजय आयशा को काउच पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और आयशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसको किस करने लगता है। पहले तो आयशा को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, फिर वो भी रणविजय का साथ देने लगती है।
रणविजय आयशा का साथ पाते ही एक साइड हो जाता है और आयशा को पैशनेट किस करने लगता है। आयशा के हाथ रणविजय के बालों में चल रहे थे, वो रणविजय के अपनी मुट्ठी में भरकर खींचती हैं, जिससे रणविजय और भी एक साइड हो जाता है। रणविजय जब देखता है आयशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो जब जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा गहरी गहरी सांस लेते हुए रणविजय को देख रही थी। रणविजय आयशा को अपनी नशीली आंखों से देखाकर डीप वॉइस में बोला, और मीठा खाना है? आयशा अपनी बुरी झील सी आंखों से रणविजय की आंखों में देखकर प्यार से बोली, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे? रणविजय आयशा के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर हौ में सिर हिलाता है। रणविजय आयशा के ऊपर से उठाता है और फर्श पर रखी प्लेट को देखता है। उसमें तो आयशा ने पानी बिखर लिया था। रणविजय फोन करके आयशा के लिए खाना लाने के लिए बोलता है। तभी आयशा फटाफट उठकर बैठ जाती है और रणविजय की बाजू पकड़कर बड़ी मासूमियत से बोली, मास्टर मेरा चॉकलेट केक खाने का मन है। मैंने बहुत दिन से कुछ भी अच्छा नहीं खाया। रणविजय सर्वेंट से चॉकलेट केक लाने को भी बोलता है। कुछ देर बाद रणविजय के रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। रणविजय खुद खड़ा होकर जाता है और डोर खोलता है और खाने की ट्रॉली खुद ही लेकर रूम में आ जाता है। आयशा बड़ा सा टेस्टी चॉकलेट केक देखकर खुश हो जाती है। रणविजय कॉफी टेबल पर डिनर और केक रखता है। फिर रणविजय आयशा की बगल में बैठ जाता है और फिर आयशा को अपनी गोद में बैठकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अब आराम से बैठना। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए हौ में सिर हिलाती है। रणविजय अपने हाथों से आयशा को डिनर करवाने लगता है। आयशा की नज़र तो बस चॉकलेट केक पर थी। रणविजय आयशा को डिनर खिलाने के बाद उसके होंठों पर रख खाना अपने रुमाल से साफ करता है। आयशा रणविजय से बड़ी मासूमियत से बोली, मास्टर केक भी खिलाओ। रणविजय आयशा को फिर केक भी खिला देता है। आयशा केक के 2 पीस खाकर रणविजय से बोली, मास्टर बस अब मेरी टमी फूल हो चुकी है, अब मुझे नींद आ रही है। रणविजय आयशा के होंठों पर लगी चॉकलेट को लिक करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई चैन से सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी सुबह को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। आयशा रणविजय के सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और आयशा कुछ ही देर में सो जाती है। रणविजय कुछ देर तक आयशा के बालों से खेलता है और फिर आयशा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर लेटा देता है। रणविजय आयशा की थाई पर उंगलियां घूमते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मेरे बस्तर पर तो आ चुकी हो, अब बस तुमसे तुम्हारी इज्जत छीनी बाकी है। फिर रणविजय विसल बाजते हुए बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। आधे घंटे बाद जब रणविजय शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आता है तो आयशा के टमी पर रोली को चेन से सोते हुए देखता है। फिर रणविजय चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करता है। रणविजय ने ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। रणविजय रूम में आता है और रोली को काउच पर लेटाकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई मेरी औरत है, इसके साथ रोने का हक सिर्फ मुझे है। फिर रणविजय बेड पर आयशा के पास आकर लेट जाता है और उसको अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही अगली सुबह आसमान में सूरज चमक रहा था। पर्दा से छनकर सूरज की रोशनी रणविजय के रूम में आ रही थी और बेड पर सो रही आयशा के चेहरे पर पड़ रही थी। आयशा का मासूम चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय के जिम में शमशेर अपने हाथ में आईपैड लेकर खड़ा था। रणविजय जो पुशअप कर रहा था वो कोल्ड वॉइस में बोला, क्या खबर है? शमशेर सिर झुकाकर बोला, बॉस जैसा आपने कहा था वैसे हो गया है।